नमस्कार। जैसे हम पोर्ट्रेट, ड्राइंग और वाटर कलर एवं पोस्टर कलर का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, ये सभी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया, आपको समझाया। आज मैं आपको संयोजन के बारे में बताऊंगा, कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा। हाउ टू लर्न कंपोजिशन। हम कंपोजिशन कैसे सीखते हैं, ड्राइंग में कंपोजिशन क्या है, हम कंपोजिशन किसका करते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और आप इसको अच्छे ढंग से समझेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। आप बहुत अच्छा एक चित्र बना पाएंगे और चित्र बनाना सीखेंगे, स्पेस डिवीजन करना सीखेंगे और एक सृजनात्मक कलाकृति आप बना पाएंगे। आपको पता है चित्रकला के तत्व रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, ये 6 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को हम एक स्पेस के साथ संयोजित करते हैं, उस पे इन तत्वों को जमाते हैं, उनको कंपोज करते हैं और इस कंपोज करने में भी हमें मुख्य रूप से संयोजन के जो सिद्धांत है उनका भी हम ध्यान रखते हैं, जैसा कि सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह और प्रभाविता एंड प्रमाण। इन 6 सिद्धांत का भी विशेष ध्यान रखते हैं चित्रकला के तत्वों को कंपोज करने में, उसको संयोजित करने में। आज हम एक स्पेस लेते हैं, उसके ऊपर हम सिंपल से कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को रखते हैं और देखते हैं कि इस स्पेस के साथ इन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रखा जाए ताकि वो एक अच्छा लगे, बैलेंस हो, उसमें संयोजन हो, सामंजस्य हो, सहयोग हो, प्रमाण हो और प्रभाव हो। ये सभी चीज़ें उसमें होना आवश्यक है। इन सभी का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो एक बहुत अच्छा कंपोजिशन बन के हमारे सामने आएगा। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास ये स्पेस है। इस स्पेस के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। आप देख रहे होंगे कि हमें पूरे वाइट एक स्पेस के ऊपर एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट हमने रखा है। हमारा ध्यान इतने बड़े स्पेस को छोड़ के एक ब्लैक स्पॉट या एक आकृति के ऊपर, ज्योमेट्रिकल एक फॉर्म के ऊपर हमारा ध्यान जा रहा है। पूरा बाकी स्पेस नेगेटिव है और मेन ऑब्जेक्ट हमें ये दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये एक कंपोजिशन की शुरुआत हो गई। जब एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ध्यान एक ब्लैक के ऊपर जा रहा है और बाकी पूरा स्पेस वाइट है। लेकिन जैसे ही 2 ऑब्जेक्ट आते ही हमें ये आवश्यकता लगेगी कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है तो दूसरे को कहाँ रखना है। यहाँ से ही हमारा कंपोजिशन या संयोजन का शुरुआत हो जाता है, यानी हमें यहाँ से ही संयोजन के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होता है और हम कंपोज करने का प्रयास करते हैं एलिमेंट्स को लेते हुए। देखिए यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आ गए। अब आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक छोटा है और स्पेस पूरा पीछे वाला वाइट है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान इन 2 आकृतियों पे जा रहा है। सबसे बड़ी है उस पे हमारा ध्यान सबसे पहले जाएगा क्योंकि ये संयोजन के सिद्धांत प्रभाविता के अनुकूल या डोमिनेंट पार्ट ऑफ द पेंटिंग। मेन ऑब्जेक्ट हमारा इस पेंटिंग का बड़ा ऑब्जेक्ट है जो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है, फिर हमारा ध्यान सेकंड ऑब्जेक्ट पे जाता है
सेकंड ऑब्जेक्ट और फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है इनके बीच में एक लय, एक रिदम, एक गति उत्पन्न होती है। आप इसको देखेंगे तो बार बार ऐसा लगेगा सबसे पहले हमारा ध्यान बड़े ऑब्जेक्ट पे जाएगा, उसके बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमारा ध्यान जाएगा। यहाँ एक लय, रिदम, गति उत्पन्न होती है जो संयोजन के सिद्धांत में प्रभाविता है, यानी प्रभाव का विशेष ध्यान रखा जाता है संयोजन के दौरान। यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है। हमारा ध्यान वाइट की ओर ज़्यादा जा रहा है, ब्लैक की ओर कम जा रहा है। हमारा पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर वाइट है और ब्लैक सेकंड है, लेकिन यहाँ हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दो ऑब्जेक्ट इक्वल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ ब्लैक के ऊपर वाइट ऑब्जेक्ट है और एक आधा स्पेस पूरा वाइट का है। तो हमारा सबसे पहले ध्यान बड़े ऑब्जेक्ट वाइट पे जा रहा है एंड सेकंड हमारा ध्यान ब्लैक के ऊपर जो वाइट एक ऑब्जेक्ट है उसकी ओर जा रहा है। यहाँ पर भी हमारा ध्यान इस पूरे स्पेस के ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही कोने में हमारा ध्यान जा रहा है, सबसे पहले बड़े ऑब्जेक्ट पे और उसके बाद में वाइट का जो छोटा ऑब्जेक्ट है उस पे जा रहा है। तो ऐसे रिदम क्रिएट होता है एक स्पेस के ऊपर, एक संयोजन में। यहाँ आप देखिए, यहाँ से समस्या शुरू हो जाती है। यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है कि अब कहाँ रखे हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखें, तो यहाँ संयोजन की बात आनी शुरू हो जाती है। यहाँ देखिए आप, यहाँ हमने वो ब्लैक के ऊपर वाइट और रखा है, जिससे आप देखिए वाइट कलर यहाँ डोमिनेट नहीं हो रहा है और यहाँ ब्लैक हो रहा है। इधर ब्लैक का बड़ा पोर्शन है और इधर वाइट के ऊपर ब्लैक का छोटा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो है मेन ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी ओर हमारा ध्यान सबसे पहले जा रहा है, वो है छोटा ऑब्जेक्ट। छोटे ऑब्जेक्ट पे हमारा ध्यान सबसे पहले जा रहा है। इतना बड़ा वाइट स्पेस होते हुए भी हमारा ध्यान इस छोटे से ब्लॉक के ऊपर जा रहा है। ये हमें कंपोज करना आना चाहिए कि एक छोटी सी छोटे ऑब्जेक्ट को हम बहुत बड़े स्पेस के ऊपर कैसे ध्यान दर्शक का आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ देखिए ब्लैक के ऊपर वाइट और वाइट के ऊपर ब्लैक। जितनी पहले प्रॉब्लम थी, पहले आप देखिए हमारा ध्यान एक ब्लैक के ऊपर ही जा रहा था और जो छोटा स्पेस वाइट के ऊपर है। यहाँ आप देखिए हमारा ध्यान ब्लैक के ऊपर जो वाइट है उस पर सबसे ज़्यादा पहले जा रहा है और उसके बाद हमारा ध्यान वाइट के ऊपर ब्लैक है वहाँ जा रहा है। यहाँ हमारी आइस में एक गति यानी एक रिदम क्रिएट हो गया है। एक बार हम वाइट पे जा रहे हैं, एक बार ब्लैक पे जा रहे हैं। ऐसा इस स्पेस के ऊपर हमारी आइस की गति उत्पन्न हो जाती है, यानी एक रिदम क्रिएट हो जाता है। यहाँ आप देखिए हम वहाँ से हटकर कुछ दो बड़े ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम हो गई कि कैसे इन ऑब्जेक्ट को रखें ताकि ये अच्छे लगे। आपने देखा होगा इसमें बिल्कुल संतुलित और बहुत अच्छे ढंग से था, जिसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। एक के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, लेकिन यहाँ दो ऑब्जेक्ट डाल दिए। अब ये समस्या आ रही कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखे जिससे ये बेटर लगे। ये यहाँ से हमारा चिंतन शुरू हो जाता है और हम सोचने लगते हैं, हम कंपोज करने लगते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाव, प्रभाविता और प्रमाण, इन सभी 6 सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमें इसका संयोजन करना है इन ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने और ऑब्जेक्ट बना दिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि इतने ऑब्जेक्ट है, अब हम कहाँ कहाँ रखें। फिर भी यहाँ कोशिश की है, दो बड़े ऑब्जेक्ट है, इनको हमने एक को खड़ा किया है, दोनों को खड़ा किया, लेकिन एक को क्रॉस किया है, एक को क्रॉस नहीं किया है, रोका है हमने। इधर हमने छोटे पीसेज रखे हैं ब्लैक के और यहाँ हमने कलर भी लाए हैं। कलर मीन्स ब्लैक की शेड ही लाए हैं, ग्रे एंड ब्लैक एंड वाइट, यानी हम इसको कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट डिजाइन हम यहाँ तैयार करने शुरू करते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट आते ही टेंशन पैदा होता है। यहाँ टेंशन का मीन्स है टेक्सचर्स कह सकते हैं या एक रिदम पेंटिंग में कह सकते हैं, यहाँ से क्रिएट हो जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे एक ब्लैक का दो पोर्शन इधर है वाइट के ऊपर छोटे, इन छोटे में एक छोटे वाला बड़ा है, एक छोटा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पे हमारी आइस की रिदम
हो रही है, ऐसे ग्रे में हो रही है, ऐसे बड़े ऑब्जेक्ट में भी होते हैं। यहाँ आते ही हमें और ज़्यादा ऑब्जेक्ट बढ़ गए। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और हमारे सामने संयोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता बढ़ती है, संयोजन करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, और आप कितना अच्छा कंपोज कर सकते हैं उतना ही आपका अनुभव काम करता है। आपका अनुभव अच्छा है, आप बहुत अच्छे ढंग से, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बहुत अच्छे ढंग से आप कंपोज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने और ऑब्जेक्ट बढ़ा दिए हैं। आप देखिए यहाँ मैंने एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट लिया है, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस में कुछ ब्लैक के ज्योमेट्रिकल फॉर्म और लिए हैं, और इसमें ग्रे कलर भी लिया है, ग्रे लिया है, उसके भी ऑब्जेक्ट्स कुछ इस स्पेस के साथ इसमें हैं। ये भी यहाँ भी लग रहा है कि हमने वैसे भी जो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं सोच समझ के रखे गए हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है। आपने देख रहे होंगे कि ये बहुत बड़े स्पेस के ऊपर एक ग्रे का क्रॉस करते हुए ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पर भी हमने बहुत सोच समझ के रखा है। यहाँ क्रॉस क्यों रखा गया है? क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस था, इसको कहीं न कहीं किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको क्रॉस करते हुए उसको ब्रेक करने की आवश्यकता थी। ऐसे ही अन्य ऑब्जेक्ट भी अपनी इसी तरीके की क्षमताओं को रखते हैं, उन्हीं की भी वैल्यू उसी तरीके की है। बिना वैल्यू, बिना सोच समझ के एक भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसमें हमने और ऑब्जेक्ट बढ़ा दिए हैं। वो बड़े वाले स्पेस, जो ये बड़ा स्पेस था, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बढ़ा है। इसमें लाइन आने की वजह से और पोर्शन में छोटे ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट और लंबाई में और ऐसे काफ़ी ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, जिसमें ब्लैक एंड वाइट एक डिज़ाइन तैयार हो रही है। यहाँ हमारे सामने ज़्यादा समस्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़्यादा है। जितने ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे हमें संयोजन की समस्या आएगी। संयोजन करने पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इन ऑब्जेक्ट को, कौन से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। जितने भी ऑब्जेक्ट रखे गए बहुत सोच समझ के रखे गए, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है इसका विशेष ध्यान रखा गया है। आप भी इसमें ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये कुछ ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रहे हैं, कुछ सेपरेट जगह पे हैं, इन सभी का अपना अपना एक विशेष स्थान है, अपनी एक वैल्यू है। यहाँ देखिए, पहले ब्लैक एंड वाइट था, यहाँ हम मोनोक्रोम एक रंग योजना लिया है, जिसमें ब्लू कलर की, यानी आसमानी कलर, ब्लू कलर में वाइट मिक्स करके और इस तरीके का अलग अलग वेरिएशन उसी कलर में क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट में भरा है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आप ये देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट था और यहाँ मोनोक्रोम है, एक ही कलर के अलग अलग टोन से लेकर हमने ये किया है। आप देख रहे होंगे ये और ये कितना अच्छा, कौन सा अच्छा लगता है, ये आपको वैसे ही देखने से पता पड़ रहा होगा। फिर हम जैसे ही धीरे धीरे आगे, यहाँ यहाँ जैसे ये कलर आते ही हमारे साथ में रंग संयोजन की बात आ जाती है, कलर संयोजन की बात आ जाती है। यहाँ ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम तो पहले थे ही, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ साथ अब रंग संयोजन की भी बात आती है कि कौन सा रंग कहाँ करना है। यहाँ हमारे पास दोहरी आवश्यकता है। संयोजन करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट और कलर, दोनों को अच्छे ढंग से संयोजित करना है। कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन से कलर कहाँ डार्क करना है और कहाँ लाइट करना है, ये समस्या आती है। ये देखिए, यहाँ बहुरंगीय योजना, यानी यहाँ ग्रीन भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है, ये खूब सारे कलर आ गए। आप देख रहे होंगे ये जो डिजाइन है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि रंग संयोजन भी करना है और ऑब्जेक्ट संयोजन भी करना है। ऑब्जेक्ट तो हमने पहले से जो कंटिन्यू हम बनाते आ रहे हैं वो उसी जगह पे ही है, जैसे ब्लैक एंड वाइट में बनाया उसी जगह पे ही है, यहाँ वो समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ हमने उन्हीं ऑब्जेक्ट में कलर भरा है, तो यहाँ बड़ी समस्या ये आती कौन सा कलर कहाँ। आप देख रहे हो कि हम पूरे पे ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान यहाँ ऑरेंज पे ज़्यादा जाता है, या फिर ये जो हल्का ग्रीन की टोन में जो बड़ा स्पेस दिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा ऑरेंज की ओर जा रहा है, क्योंकि ऑरेंज जो कलर है ये गर्म कलर का ही एक पार्ट है। इसमें ध्यान हमारा सबसे ज़्यादा आकर्षित इस पे हो रहा है। फिर उस बड़े स्पेस येलो और ग्रीन का जो मिक्स है
उस पे जाता है, फिर धीरे धीरे ब्लू पे भी जा रहा है, बैकग्राउंड में जो डार्क रेड है उस पे भी जा रहा है। तो यहाँ हमारे साथ में जो प्रॉब्लम आती है वो कलर रंग संयोजन की भी आती है, और हम रंग किस तरीके से संयोजित किया जाता है। जितनी ज़्यादा हम रंग योजना लेंगे या रंगों को अलग अलग ज़्यादा रंगों का यूज़ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ में आएगी। हमें यहाँ सब्जेक्ट का कहीं विशेष ध्यान नहीं रखना है। अगर आप सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कोई डिज़ाइन करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी और आपका संयोजन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और आप सब्जेक्टिव पे ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे। हम जहाँ तक ऑब्जेक्टिव को लेके स्पेस डिवीज़न सीखते हैं, उतना हम किसी सब्जेक्ट पे आते ही हम उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। हम बहुत अच्छे ढंग से डिज़ाइन नहीं सीख पाते हैं। तो आप डिज़ाइन संयोजन सीखते हैं तब सबसे पहले आप शुरुआत ऑब्जेक्ट को लेके करें, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। और आप स्पेस डिवीजन करना आपको अगर आ जाता है तो आप बाद में सब्जेक्टिव पेंटिंग बनाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छी बनेगी। आप देख रहे हैं कि ये बहुरंगीय योजना है और ये मोनोक्रोम एक रंगीय योजना है, ये भी एक रंगीय, लेकिन इनमें आप देख रहे होंगे इन सभी से शायद ये बेटर लग रही होगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा रंग संयोजन में हमें और कुछ करने की गुंजाइश है। धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरीके से संयोजन को लेकर और आगे स्टडी करेंगे। मैं आपके सामने आपकी और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को लेके कैसे डिज़ाइन करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से कैसे करते हैं, मैं आपके सामने और लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा। आप भी इस तरीके की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।